हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। महत्वपूर्ण है, हमारे रोज आप जो कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, हम गारंटी देते हैं आप बेहतरीन टॉप करेंगे। एकदम केमिस्ट्री में टॉप करेंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपको रोज प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, हमारा रोज कंटिन्यू। और ये नोट भी करना है आपको, हर बार रब पर नोट भी करना है प्रॉपर। तो देखिएगा, पहले एमसीक्यू देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों के लिए। 4 क्वेश्चन कराएंगे और पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का रहता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है जी? पहला एमसीक्यू है कि अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व या इनमें से सभी। भाई अणुसंख्यक गुणधर्म किसको कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म 2 प्रकार के होते हैं, संयोजन और वियोजन। संयोजन की मात्रा यानी संगुणन की मात्रा, और किसकी? वियोजन की मात्रा। ये सब अणुसंख्यक गुणधर्म ही तो होते हैं। परासरण दाब भी अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, बात है समझ में। हिमांक का अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो इनमें जो है राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? परासरण दाब जो है अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, ठीक है। बाकी कोई नहीं है। तो इस एमसीक्यू का राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे देखिएगा, तो दूसरा क्या है? एसिल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। यानी कि रोजनमुंड अभिक्रिया जो होती है उसमें हमें प्राप्त क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्किल क्लोराइड, न्यूक्लिक अम्ल या फिर एल्किल क्लोराइड, ठीक है जी। तो हमें इनमें पता है क्या प्राप्त होता है बच्चों? इसमें हमको प्राप्त होता है क्या? एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होते हैं जी? एल्डिहाइड। आता है समझ में। तो रोजनमुंड अपचयन से हमें जो प्राप्त होता है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझे या नहीं समझे? रोजनमुंड का जो अभिकर्मक क्या होता है बच्चों? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में होता है रोजनमुंड अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ता है और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और HCl निकल जाता है, ठीक। तो इस एमसीक्यू का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। आगे देखिएगा, तो न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है ये, ठीक है जी। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंधन द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा, फिर ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा या हाइड्रोजन बंधन द्वारा। तो बच्चों कुछ बच्चे इसमें पक्का लगाएंगे, पता है क्या? हाइड्रोजन बंधन द्वारा, ठीक है। पक्का लगाएंगे हाइड्रोजन बंधन द्वारा या पेप्टाइड बंधन द्वारा, ठीक है। लेकिन इस एमसीक्यू में जो है, इसमें क्या है जी? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं किससे? फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा। किससे? फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधिक अम्लीय है? पहला क्या है? जल है। दूसरा क्या? फिनॉल है। तीसरा क्या है हमारा? एथिल अल्कोहल। और चौथा क्या है? डाइमेथिल ईथर है, डाइमेथिल ईथर। तो इनमें से सबसे ज्यादा, ये भी 2024 में क्वेश्चन आने वाला है भाई, 2024 में क्वेश्चन आया था। तो इनमें से सबसे ज्यादा अम्लीय क्या है बच्चों? इन सब में सबसे ज्यादा अम्लीय है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय है। अगला देखिएगा, तो एमसीक्यू, विटामिन ए की कमी से होता है एरक्तता, त्वचा रोग, नपुंसकता, क्या? नपुंसकता, और क्या? रतौंधी रोग। देखो मेरी बात सुनो, विटामिन मतलब एरक्तता किससे होता है? ये किसी विटामिन की कमी से ना होता, ये रोग होता है एनीमिया रोग। और एनीमिया रोग हमेशा महिलाओं में होता है। और ये किसकी कमी से होता? आयरन की कमी से, ठीक है। तो ये विटामिन की कमी से नहीं होता। त्वचा रोग या तो विटामिन सी की कमी से होता है या फिर विटामिन बी की कमी से होते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। नपुंसकता किससे होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। बचा ये रतौंधी रोग। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है बच्चों? रतौंधी रोग। और ये भी 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2024 का एमसीक्यू है, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इनका, और फिर हम रब करेंगे, ठीक है। ले लिया जी। अब आगे देखिएगा, तो ले लिया तो स्क्रीनशॉट। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, तो नंबर दूसरा है क्वेश्चन हमारे पास, और वो देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है उसको देखिएगा।
ठीक है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है जी 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलियन, KCl विलियन की चालकता KCl विलियन की चालकता कितनी होती है बच्चों? KCl विलियन की चालकता 0.0248 सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ये है बच्चों, 2024 में पूछा गया है, तो मोलर चालकता ज्ञात करवा रहा है ये। मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है कप्पा m, कैप नॉट m बराबर के कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m। ठीक है जी। अब इसकी जो सांद्रता देखो, इसकी KCl की सांद्रता तो ये रही, m की वैल्यू तो ये रही जी 0.20 m। ठीक है, और कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 0.0248। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसमें रख दीजिएगा आप लोग। किस प्रकार से कर देंगे जी? फॉर्मूला में रखिएगा तो कप्पा की वैल्यू कितनी है? 0.0248। ठीक, मल्टीप्लाई 1000/0.20। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे जी। अब आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है? ऊपर 4 अंक, पॉइंट के बाद नीचे कितने अंक है? 2 अंक है, तो 4 अंक कर लो यहाँ पे। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने, मतलब कुल मिला के बचा क्या? 2 4 8 मल्टीप्लाई 1000 बटे नीचे 2000 है जी। 3 0 से 3 0 काट दो और 2 से इसको काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा? ये आएगा 1 2 4। ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आ गया इसका आंसर। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो ये उत्तर इस प्रकार, ये सवाल बस मात्र इतना का था और ये 2 नंबर का पूछा गया था। केमिस्ट्री में 2 नंबर लाने बहुत बड़ी बात होती है। जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो जानते हैं 2 नंबर की अहमियत। अब जो नहीं पढ़ते हैं उनको क्या पता कि 1 नंबर 2 नंबर की कितनी अहमियत होती है। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में और मैथ में नंबर लाने बहुत बड़ी बात होती है कि 1 2 नंबर भी जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, आगे देखिएगा तो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिएगा जी। ठीक है, आगे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे उसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा तो तीसरा क्वेश्चन है हमारी, किसी अभिक्रिया के वेग पर तीसरा क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग पर
उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है जी। क्या प्रभाव पड़ता है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया कोटि की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है, 40% पूर्ण होती है, ठीक है बच्चों, पूर्ण होती है, ठीक है जी। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में 80% पूर्ण होने में, ठीक है, पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए, ठीक है साहब, लगने वाले समय की गणना कीजिए, ठीक। और इसमें log 6 का मान दे रखा है सवाल में ही, log 6 का मान दिया है बच्चों 0.7782, ठीक है जी, ये दिया है log 6 का मान। ये सवाल है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिएगा गौर से, और आप भी क्या करो मेरे साथ, किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, देखिएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ताप कम करने पर भी अभिक्रिया तीव्र होती है, ताप कम रखने पर भी अभिक्रिया तीव्र होती है। क्या होती है बच्चों? तीव्र होती है, अभिक्रिया तीव्र होती है। बात आई समझ में? क्या बोला हमने बोला है कि अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ताप कम रखेंगे तब भी अभिक्रिया तीव्र होगी। बात आई समझ में? अगर हम ताप कम रखेंगे तब भी अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ता है। अब इक्वेशन करेंगे हम, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है कि ताप अगर हम कम भी रखेंगे तब भी अभिक्रिया तीव्र होगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में। अब देखिएगा तो जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? K बराबर के 2/303/T और log A/A-X। T की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 50 मिनट। बात आई समझ में? और A की वैल्यू आप क्या मानेंगे? 100%। और X की वैल्यू कितनी है जी? 40%। 40%। अब इसमें रख दीजिएगा इसको मान को। तो K बराबर के क्या रखेंगे बच्चों? K बराबर के 2/303/50 मल्टीप्लाई log 100/100 - 40। बात आई समझ में? और K बराबर के 2/303/50 मल्टीप्लाई log 100/60। 0 से 0 काटेंगे। K बराबर के 2/303/50 मल्टीप्लाई, अब ये फॉर्मूला हो गया वैसे,
log 10 बटे कितना 6। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों x और y बटे वाला। तो ये किस प्रकार से खुलेगा वो देखिएगा, 2.303 बटे 50। ठीक है जी, ये फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाएगा, log 10 माइनस के log 6 इस प्रकार से हो गया जी। अब देखिएगा तो log 6 का मान इसीलिए दिया, देखो तो log 6 आया यहाँ पे। अब कैसे करेंगे यहाँ पर, k बराबर के 2.303 बटे 50 मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 6 की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी दी है 0.7782। ठीक है, k बराबर के 2.303 बराबर के 50 मल्टीप्लाई, इसको जब हम एक में से घटाएंगे, एक में से कितना घटाएंगे बच्चों 0.7782। यहाँ से कैरी लेते, यहाँ पर हो गए 10, यहाँ पर बचे 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और 0 पॉइंट कितना बचा जी, कितना बचा 0.2218। समीकरण 1 मानो इसको। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी स्टेप में क्या है जी। ठीक है, पूर्ण 40% पर हो गई अब अभिक्रिया। अब 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब a की वैल्यू क्या रखेंगे जी 100%, x की वैल्यू अब रखेंगे 80। बात आई समझ में, x की वैल्यू 80 रखेंगे और t बराबर के क्या ज्ञात करना है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया में पुट कर दीजिएगा आप लोग। t 80% ज्ञात करना हमें t की वैल्यू, और log a/a माइनस के x। ठीक है बच्चों, k बराबर के 2.303 बटे t 80%। ठीक है, और log 100 बटे 100 माइनस के कितना हो जाएगा बच्चों, ये 80% है भाई, 80%, 80। और k बराबर के कितना हो गया 2.303 बटे log 80%। ठीक है, log 100 बटे कितना आ जाएगा 20, और 20 पंजे 100। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा जी। k बराबर के 2.303 बटे t 80%, और यहाँ पर क्या करेंगे जी log 5। log 5 की वैल्यू क्या होती है 2.303 बटे t की वैल्यू 80% है, और 0.6991। ठीक है जी, 0.6991 किसका मान आ गया, ये आ गया log का मान, log 5 का मान। ठीक है, बात आई समझ में या नहीं आई, log 5 का मान। अब इसको मानो समीकरण 2। अब समीकरण 2 में k का मान रखने पर, k का मान कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 k का मान रखने पर, ठीक है जी, k का मान कितना है जी 2.303 बटे मल्टीप्लाई 0.2218 बटे, और नीचे क्या है 50 बराबर, और समीकरण ये 2 कौन सी है 2.303 मल्टीप्लाई 0.69 बटे t 80। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, समझे बच्चों। t 80% ऊपर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो t 80% बराबर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 50 मल्टीप्लाई 0.69 बटे 0.218। पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और t बराबर के 80% बराबर के कितना हो गया जी 50 मल्टीप्लाई 6991 बटे 2118। ठीक है जी, बात आई समझ में। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और इसको काटेंगे तो 1, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 1109। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 25 के, और इसमें मल्टीप्लाई पर भाग करना पड़ेगा, ये आप लोग कर देंगे। ठीक है, कितना आया जी इतना, और 6991 बटे, और इतने से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का काम ही, आप लोग कर देना इतना, क्योंकि मुझे गुणा करनी पड़ेगी, इतना समय है नहीं, मैंने करके दे दिया। गुणा भाग तो आते होंगे ना,
गुणा भाग कर लेना और कमेंट में बताना मुझे उत्तर कितना आ रहा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सही है या गलत है। ठीक है जी, कमेंट में मुझे इसका उत्तर लिखना है आपको, गुणा करके भाग करके। नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखिएगा तो फटाफट देखिएगा आगे। ठीक है, आगे देखिएगा तो बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है आपको। ठीक है, कितना उत्तर है कितना नहीं है ये आपका काम है, ये आपको कमेंट में हमको बताना है आंसर इसका, सवाल का कितना है। ठीक है बच्चों, देखिएगा मेहनत करते रहिएगा, यही समय है, ठंड का मौसम है बहुत। आज हमको भी बहुत तेज़ ठंड लग रही है भाई, आज बारिश भी पड़ रही है बाहर, हम वीडियो शूट कर रहे हैं और बाहर बारिश पड़ रही है, शाम का वक्त है, रात का वक्त, समझ में आई। देखिएगा तो आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, और मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने दिया है कि निम्न के आयुपैक नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? निम्नलिखित के आयुपैक नाम लिखो। ये भी भाई साहब टॉपिक ऐसा दे दिया है कि आता ही आता है, कई 2-3 साल से तो आ ही रहा है ये प्रॉपर, दोनों नंबर के 4-4 नंबर के। पहला क्या है जी? पहला आयुपैक है CONH3 का हॉल 6 और Cl3। दूसरा दे दिया है, दूसरा क्या दिया बच्चों? TiH2O का हॉल 6 3+। ठीक है, और तीसरा क्या दिया है? तीसरा देख लीजिएगा तो K2NiCN का हॉल 4। ठीक है, और चौथा देखिएगा तो चौथा कौन सा है बच्चों? PTNH3 का हॉल 2 और Cl2। बात आई समझ में? तो अब देखिएगा तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। पहला देखिएगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है बच्चों? +3। ऑक्सीकरण संख्या अगर जिस पर नहीं आती है तो हमारी ऑक्सीकरण संख्या की एक वीडियो डली हुई है, जटिल यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या, इस नाम से होगी। ठीक है, इसकी कितनी आ रही है बच्चों? +3 आ रही है। तो हम कैसे लिखेंगे? हेक्सामीन। क्या लिखेंगे जी? हेक्सामीन। ठीक है, हेक्साएमीन, कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ऐसे ही आप हिंदी में लिख सकते हो, कैसे? हेक्सामीन कोबाल्ट, नहीं अलग नहीं लिखना है, अलग नहीं लिखना है, फिर गलत हो जाएगी ये। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हो गया जी। अब इसका देखिएगा तो इसका हम किस प्रकार से करेंगे बच्चों? इसका करेंगे कैसे? हेक्सा एक्वो। ठीक है जी, और टाइटेनियम थर्ड आयन। क्या लिखेंगे बच्चों? थर्ड आयन। और वैसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? हेक्सा एक्वो टाइटेनियम
टाइटेनियम, ये एक ही डंडा में लिखना, टाइटेनियम। थर्ड आयन, इस प्रकार से। बात आई समझ में? ये भी थोड़ा सा जो स्पेस दे दिया मैंने, ये स्पेस में दिया जाएगा, आप कर लेना, इसको कतई सटा के ही लिखना है ऐसे ही, ठीक है। अब इसको देखिएगा तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, पहले इसको कैसे लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है प्लस के, तो पोटेशियम, ठीक है जी, पोटेशियम और टेट्रा साइनेटो निकलेट, आगे क्या लिखेंगे, निकलेट सेकंड। बात आई समझो? 8 लगेगी, नेगेटिव वाली है इसलिए 8 लगेगी पीछे, ये रूल होता है। नेगेटिव वाली IUPACO में का सेंट्रल मेटल एटम के पीछे 8 लगाते हैं, समझे। हिंदी में कैसे लिखेंगे जी, पोटेशियम टेट्रा साइनेटो और निकलेट, ठीक है, निकलेट थर्ड, निकलेट सेकंड आ रही है ना, ये हो गया जी। अब इसका IUPAC नाम देख लीजिए, उदासीन वाली है, ये आयन वाली है, ये पॉजिटिव वाली है, वो नेगेटिव वाली है, उदासीन वाली। मैंने चारों के चारों अलग लिए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है डाई, छोटे में लिखेंगे भाई, ये रूल होता है, डाई एमीन। अच्छा, एमीन का नाम क्यों लिखा, डाई क्लोरो तो लिख सकता था। अल्फाबेट के अनुसार ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, यानी एमीन में A पहले आ रही है और क्लोराइडो में C है, तो A और C में पहले कौन आता है, A आती है, तो इसलिए डाई एमीन, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, क्या लिखेंगे बच्चों, प्लेटिनम, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, डाई एमीन और डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, ऑक्सीकरण संख्या सेकंड आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या सेकंड है। तो इस प्रकार रोमन अंक में ही लिखना है, ये मैंने बखूबी समझाई है आप लोगों के लिए, अब इतना समय नहीं है समझाने के लिए आपको। अगर आपको सीखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको जो है 12th क्लास वाले में ऑक्सीकरण संख्या मैंने बहुत सारी समझा रखी, पूरी 1 घंटा की क्लास है हमारी, जिनको समझना वो देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। अभी मैं आसान करा रहा हूँ, फिर एक साथ देखना, आप लोगों के लिए बहुत तगड़े सवाल लेकर आऊँगा। अभी तो मैं आसान लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मैं सोचना कि अभी आसान करा रहा हूँ, आसान ही कराऊँगा, तगड़े सवाल भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जो आपके होश उड़ा दें, क्या, जो आपके होश उड़ा दें, ठीक है बच्चों। देखिएगा तो अब आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, क्या है क्वेश्चन में निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे, निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे, निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे, ठीक है। केवल रासायनिक समीकरण देनी है, क्या देनी है, केवल रासायनिक समीकरण देनी है आपको, कोई ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। तो अब देखिएगा तो बच्चों निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे, ठीक है जी। देखिएगा तो नंबर 1 है क्या, 1 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में 2 ब्रोमो
प्रोपेन में, ठीक है। पहले इसी को देख लो, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो बच्चों कैसे देखेंगे जी। 1 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्मूला क्या रहता है, CH3 CH2 CH2Br, ये है क्वेश्चन, यही है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम वो देखिएगा, इसकी QH के साथ क्रिया कराएंगे, KOH के साथ, ठीक है। जब KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से Br निकलेगा, यानी KBr, और यहाँ से निकलेगा क्या, एक हाइड्रोजन है, ये माइनस के H2O, ये निकल गए, बचा क्या तुम्हारा CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बचा। अब ये KBr और ये OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, माइनस के H2O निकल गया। अब देखिएगा तो अब आगे क्रिया कराएंगे बच्चों हम HBr की, ठीक है। आपने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा है, अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम ही फॉलो होगा कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, और हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इस हाइड्रोजन पर कितनी संख्या, 1 है, और इस पर कितनी है, 2 है। तो इस पर 1 है, तो इसलिए हेलोजन तत्व यहाँ पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा। तो किस प्रकार से हो जाएगा जी, CH3 और CH और Br और CH3, यही हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। 2024 के पेपर में आए हैं ये, 2024 में, ठीक है जी। ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन और ये क्या है बच्चों, ये क्या है जी, प्रोपीन, क्या है ये, प्रोपीन 1, क्या है ये, प्रोपीन 1। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है जी। दूसरा देखिएगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, लो जी साहब, पहले करवा रहा था 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, अब करवा रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो किस प्रकार से होगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या रहता है, CH3 Br और यहाँ पर CH, ठीक है, CH3, वो ही क्रिया करेंगे, KOH के साथ क्रिया करा देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, KBr और माइनस के H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के H2O, बचा क्या यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड CH2, समझे या नहीं समझे। अब इसकी क्रिया फिर दोबारा से होगी और इसकी प्रक्रिया फिर दोबारा से होगी, किसके साथ, HBr के साथ। अब यहाँ पर क्या रूल फॉलो होगा जी, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। यहाँ पर कौन था, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है। और ये क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि हेलोजन तत्व उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्या, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हेलोजन एलिमेंट यहाँ पर आकर जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो CH2 और क्या बन गया ये, Br, क्या बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बच्चों, प्रोपीन 1, और ये क्या बन गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है।
1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन इस प्रकार होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। नोट डाउन कीजिएगा, ये पेपर में आए हुए ये सवाल है भाई। अब आगे देखिएगा तो आगे क्या करवा रहा है, आगे करवा रहा है कि कैसे मतलब ग्लूकोज से। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज से एनहेक्सेन, क्या है एनहेक्सेन, ग्लूकोज से एनहेक्सेन को, ठीक है, यानी ग्लूकोज से एनहेक्सेन को प्राप्त करो। तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, बड़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिएगा, CH2OH का होल ट्वाइस और CH2OH 14 HI लेने हैं यहाँ पर, 14 हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराएंगे इस पर। किसकी कराएंगे, 14 अणु लेने हैं हमको। कितने लेने हैं बच्चों, 14 अणु लेने हैं यहाँ पर, किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के। तो ये 6 जो हाइड्रोजन होते हैं, 6 जो ऑक्सीजन होती हैं ग्लूकोज में, वो निकल जाएंगे किसके रूप में, 6H2O के रूप में, ठीक है जी। और यहाँ पर जो हमने क्या लिया, हमने 7HI इस प्रकार निकल जाएंगे, 7I2 इस प्रकार निकल जाएगा आयोडीन गैस के रूप में। अब एनहेक्सेन किस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, CH2 का होल 6 और CH3, इसी का नाम है बच्चों क्या, एनहेक्सेन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनहेक्सेन है ये, 4 लिखेंगे यहाँ पर एनहेक्सेन, ठीक है, क्या लिखेंगे, एनहेक्सेन। ये हो गया एनहेक्सेन। केवल इसमें 2 हाइड्रोजन आके ऐड होने हैं। देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया 4, यहाँ से 1 और यहाँ से 6 के 6 निकल गए, तो CH2 का ऑलरेडी है क्या, CH2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये 4 हो गया इसका, और यहाँ पर 2 आकर जुड़े, CH3 हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 बनी जाएगा, 2 और 1 3, तो CH3 और ये 6 यहाँ के 12 जो है, ये 2 आकर तो यहाँ पे जुड़ गए हाइड्रोजन, 12 बचे, 12 ऑक्सीजन के साथ 12 हाइड्रोजन मतलब जल बना लिया, और आयोडीन जो है 7H2 इस प्रकार निकल गया। ये प्राप्त हो गया हमें एनहेक्सेन, ठीक है जी, बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो था सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए अगली क्लास में, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं तो एक तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बात आई समझ में। अब लेकर आएंगे आप लोगों के लिए हम अगली क्लास अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।